बजट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नए भारत के उदय का यह बजट है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो सपना देखा गया है उस दिशा में कदम बढ़ाता हुआ यह बजट है। हमारे साथ एक और खास पैनल इस वक्त मौजूद है, आपका परिचय कराते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब बजट के बाद किस तरह से इस बजट को देखा जा रहा है, कहीं पर खुशी, कहीं पर गम, या फिर मायूसी हाथ लगी है बजट के बाद, या फिर जिस तरह से बजट को विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है, नए भारत का उदय माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि हर वर्ग को इस बजट ने छुआ है। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज गुप्ता जी। और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। खबरें अभी तक पर शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर गुरमीत जी। सबसे पहले सर आपसे ही प्रोफेसर गुरमीत जी, पहली प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट? कौन कौन सी बातें थीं जो इस बजट में नहीं आ पाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार का जो बजट होता है उस पर सभी की निगाह रहती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे जो आम व्यक्ति है देश का उसकी भी रुचि होती है। हालांकि पहले की सालों से अगर आप तुलना करेंगे, यानी पहले के सालों मतलब लगभग एक दशक और पहले अगर चले जाएं, तो जो भूमिका है वो सीमित होती जा रही, क्योंकि कई सस्ती और महंगी जो चीज़ें होती हैं वो जीएसटी से, जैसे आपने देखा था पीछे, उस पर कमी और बढ़ोतरी की गई। कई चीज़ों पे जो ऑलरेडी सस्ता किया, कई चीज़ों पे जो जीएसटी में कट लगा। फिर भी बहुत सारी चीज़ों में उम्मीद रहती है। खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहती है वो तो जो आम आदमी है उसको सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स में इंटरेस्ट रहता है। हमारे आप जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका इंटरेस्ट तो इसी चीज़ में रहता है। तो उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं, या आप कहें कि कोई राहत है, उसमें तो वो जस का तस है। बल्कि उसमें एक चीज़ जरूर की है इन्होंने, और जो मुझे लगता है कि शायद एक हद तक सही भी होगी, कि अगर कहीं, क्योंकि कई बार चूक से भी हो जाता है। जी। बहुत सारी बार आप रिटर्न भरते हैं, और आजकल खुद भी लोग रिटर्न भरने लगे हैं। कुछ लोग सीए की मदद से भरते हैं, एडवोकेट की मदद। तो उसमें उन्होंने अब ये कर दिया है कि भाई अगर आपका जो उसे आपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाएगा, और आप अपना जुर्माना, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो जुर्माना देके आप जो है वो उससे मामले से निकल सकते हैं या अपना क्लियरेंस करवा सकते हैं। इसी तरह विदेशों में अगर किसी का एसेट है, वो तो खैर बड़े लोगों की बातें हैं, वो विदेशों में सेट वगैरह, उसमें कुछ उन्होंने छूट दी है कि आप बता सकते हो, उसका एक मैकेनिज्म बनाया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जैसे दवाओं का है, जो अभी डिटेल तो आएगा। देखिए, एक तो आप ये भी समझिए नासिर भाई कि बहुत बार है ना, मतलब हम जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दूं तो कितने सालों से हम सुन रहे हैं बुलेट ट्रेन शुरू हो गई। अभी भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कई बातें की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में, जैसे मैंने कहा, बहुत तब्दीलियां आई हैं, और मोदी सरकार इस बात के लिए उसकी एक हमेशा से एक शौक रहा है कि वो बदल देती है सिस्टम्स को, प्रथाओं को जो चल रही थी, है ना, नाम भी बदल देते हैं। तो उसमें जैसे कि रेल बजट पहले हमेशा अलग आता था, वो मर्ज हो गया है इसमें। तो अब वो जो बुलेट ट्रेन से अगर मेरे से आप पूछेंगे तो आप बताइए देश में कहीं अगर आपने उस रफ्तार से चला, वंदे भारत जरूर ट्रेन अच्छी है और इसी सरकार में शुरू हुई है, लेकिन वो नहीं। तो कई अनाउंसमेंट, अब जैसे ग्लोबल फार्मा की बात तो की है, खेलों में कहा है कि सस्ते खेलों का हब बनाएंगे, सामान बनाने का। ग्लोबल फार्मा वाले से ही लिंक करके ये बात कही गई है कि जो दवाएं हैं, खासतौर पे कैंसर की या डायबिटीज़ की, जो ऐसी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो सस्ती होंगी। तो निश्चित ही बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग इससे वो होते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे जो एक बात, दो बातें, हालांकि वो बहुत छोटे अनाउंसमेंट है अगर हम वैसे बजट के उससे देखें, तो एक तो लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाने की बात की। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई में इस प्रकार की बाधाएं आती हैं, वो जितनी दूर की जाएं उतना बेहतर होगा। तो उस दिशा में अगर एक सुविधा पैदा होती है और खड़ी होती है, हमारे आपके क्षेत्रों में, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे संभवतः इतना नहीं होगी ये समस्या, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र देश के हैं। जब हम बात करते हैं, जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, यूनियन बजट की बात करते हैं, तो वो एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री की बात होती है, जो बहुत हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं। तो वो कहा है। इसी तरह ट्रॉमा सेंटर की बात करी है कि हर जिले में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये अमली जामा इनको पहनाया जाए वक्त पे, यानी कि सही टाइम पे अगर ये शुरू हो जाएं योजनाएं, तो निश्चित ही उससे फिर पब्लिक का फ़ायदा होता है और पब्लिक की निगाह रहती है। इसी तरह से इस बार नॉर्थ ईस्ट पे विशेष फोकस लग रहा है। आसाम में चुनाव भी होने हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको शायद उतनी तवज्जो नहीं मिली। ऑफ लेट आप जानते हैं एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया है, शायद मनमोहन सिंह जी के समय में ही शुरू हो गया था, लेकिन वो एक अलग फोकस देने के लिए, तो वहाँ पर है। इसी तरह इस बार
जो कुछ हमें लगता है कि जो स्टेट जैसे नारियल का मैं देख रहा था कि नारियल की जो फसल है उसको और ज़्यादा उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो निश्चित ही वो आप जानते हैं केरल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है और वेस्ट बंगाल में भी एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, तो वो उसके मद्देनज़र है। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि जो मछुआरे हैं, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, अगर उनको भी राहत मिले तो उसमें कोई किसी को वो नहीं। एक और बात जो मुझे लगी जो इन्होंने अपनी तरफ से वो करा कि भाई जो बजट काटा है उसमें जो 4.3% वाली जो बात है, बाकी तो देखिए एलोकेशंस इतने लाख करोड़ उतने लाख करोड़, वो तो जो बड़े सेक्टर्स हैं, हमारा जो डिफेंस का है, जो बड़े और तमाम सेक्टर है उनमें होता ही है। लेकिन उसमें जो एक बात है कि अगर उसको कर पाए, और तीसरा जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, इन्होंने शायद भाषण की शुरुआत भी इससे करी कि इस बार उन्होंने कहा कि 3 कर्तव्यों की बात की, उसमें एक कर्तव्य आर्थिक बढ़ोतरी का बताया और दूसरा लोगों की अपेक्षाओं का बताया, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है जो मुझे लगा कि वो इस बार उन्होंने तीसरे कर्तव्य के तौर पे इंक्लूसिवनेस की काफ़ी बात की। इंक्लूसिवनेस इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र हर इलाके तक, क्षेत्र मतलब सेक्टर के सेंस में कि भाई वो चाहे वो हो, और हर सेक्टर तक और हर एरिया तक और हर कम्युनिटी तक, कम्युनिटी भी उन्होंने बोला है कि उसको जोड़ें, उसको उस तक रिसोर्सेज की कमी ना रहे, मतलब वो योगदान दे पाए। बस एक जो लास्ट बात है वो ये है कि जो खटका है वो ये है कि कम से कम मुझे दिखानी अभी बहुत अर्ली है कि किसानों को लेकर कोई बहुत बड़ा कम से कम जो पॉइंट्स मैंने देखे हैं वो उस तरह से नहीं नज़र आए। तो किसान हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप जानते हो सकता है कि डिटेल में जब हम उसको देखें और एनालाइज 2-3 बातों का जिक्र क्या था कि आय बढ़ाई जाएगी, तो वो हर साल बात बहुत सालों से चल रही ना, या फिर आसान किया जाएगा उनके लिए लोन को। नहीं, पर ये बातें हर साल हर बार, ये आपको मालूम ही है, एक बार तो 2022 तक की बात करी थी, अब तो हम 26 में आ गए। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि गर्ल्स हॉस्टल पढ़ के लगता है कि अच्छा, चलो एक अच्छी बात है ना, कि या मान लो फार्मा की बात पढ़ के लगता है कि आपका वो हो जाएगा कि भाई लोगों को राहत मिलेगी। अगर किसी का खर्चा महीने का 10,000 दवाई का है, अगर उसका 8 भी होता है तो वो एक इमीडिएट बेनिफिट है। उस तरह से नहीं दिखा कुछ, ठीक है ना। बाकी तो एमएसएमई का और तमाम इतनी तो आप कितनी बातें कर लें। और खास बात ये भी है कि आमतौर पे कई बार बजट के बाद शेयर मार्केट उछल जाता है, इस बार गिरा है। और जितनी रिएक्शन में सुन रहा था, कोई ट्रांजेक्शन का कोई टैक्स वगैरह का प्रोसीजर कुछ बदला है, जिसका ये परिणाम बताया जा रहा है। ठीक। पंकज गुप्ता जी, पहली प्रतिक्रिया खबर अभी तक पर इस बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, जैसे बजट का भाषण खत्म हुआ शेयर बाजार गिरने लगा और हम देख रहे हैं कि जो उथल पुथल नजर आई है। उसके अलावा एक बात ये भी आ रही है कि मिडिल क्लास के लिए निराशाजनक रहा ये बजट। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया। ये विकसित भारत का जो सपना हम साकार करने जा रहे हैं उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। किस तरह से देखते हैं इस बजट को, और आपको महत्वपूर्ण बातें क्या लगी इस बजट की सबसे ज्यादा? नासिर जी नमस्कार जी। मेरे ख्याल से जो ये वित्त मंत्री जी ने अपना नोवा बजट दिया है, इसमें इन्होंने एक डायरेक्शन, कुछ आवाज सर टीवी पर आपकी आवाज सही आ रही है, हो सकता है कि आपको शायद इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान फोकस किया है जी। हाँ, मैं जरा चेक करवाता हूँ आप। देखिए नासिर जी, आ रही है आवाज? जी आपकी आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप सर बोलते रहिए। हाँ चलिए, आवाज बैक कर रही थी। हम बजट पर बात करते रहेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करती हैं, जिस तरह का जिक्र अभी प्रोफेसर गुरमीत कर रहे थे। जी पंकज गुप्ता जी, आप सर बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलना शुरू कर दीजिए। अच्छा, संपर्क टू। देश का बजट पेश हो चुका है और हम चर्चा कर रहे थे कि इस बजट को किसके लिए अच्छा माना जाए, कौन इस बजट से खुश है, कौन इस बजट से ना खुश है। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंकज गुप्ता जी। और कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, वो अब उम्मीद है कि वो ठीक हो चुकी होगी। पंकज गुप्ता जी, इस बजट से खुश कौन है? और जो निराशा की बातें निकलकर सामने आई हैं, शेयर बाजार का जो धड़ाम होना नजर आया है, उसकी वजह क्या है? आप दोनों बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप मार्केट को भी पहचानते हैं, आप बजट की गहराइयों को भी और बजट की गंभीरता को भी जानते हैं कि बजट जिन चीज़ों का ऐलान किया गया है वो किस दिशा में देश को फायदा पहुंचाने वाला है। नासिर जी नमस्कार जी। पहले तो मैं ये बजट के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये वित्त मंत्री जी का 9वां बजट है। तो ये इस गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी और डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। जो ये आज का बजट आया है, ये पॉपुलर बजट ना होके देश की डेवलपमेंट की दिशा को तय करने वाला बजट है। इस बजट में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जी काफ़ी सारे प्रोत्साहन की घोषणा की है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को उठाने की के बारे में बात की गई है। जैसे कि आप देखिए कि बजट शुरू करते ही वित्त मंत्री जी ने देश को एक ग्लोबल फार्मा हब के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए बात की, डेवलपमेंट ऑफ केमिकल पार्क की बात की, सेमीकंडक्टर जिसकी वजह से हम लोग कुछ कंट्रीज़ के से हमेशा ही ब्लैकमेल होते आए हुए हैं, तो सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए बात की। एआई जो फ्यूचर है उसके बारे में बात की। इसके अलावा कैपिटल गुड इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ पार्क बनाने की बात की। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात की। रेयर मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल जो हम कहते हैं कि भी जो किसी भी सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए या सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रिसाइकिल की बात की। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की। गेमिंग जो एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है जिसमें हमारे बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बात की। डाटा सेंटर जिसमें उन्होंने कहा कि हम फॉरेन इंडस्ट्रीज को, फॉरेन बिजनेसमैन को बुलाएंगे और यहाँ पे डाटा सेंटर को एस्टेब्लिश करने में उनको टैक्स की रिबेट भी देंगे। टैक्स इंसेंटिव्स बेनिफिट्स की बात की। देखिए डाटा सेंटर एक बहुत बड़ी गेम है, क्योंकि क्या है कि अब आने वाला समय है ज़्यादा एआई, कंप्यूटर स्टोरेज और इससे रिलेटेड इन चीज़ों के लिए है, और इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसमें गवर्नमेंट ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, अपना वो विज़न दिखाया है, और इसके लिए उन्होंने फॉरेन बिजनेस हाउसेस को इसके लिए इनवाइट किया और उनको टैक्स इंसेंटिव दिया है। और इन सब के लिए जो आपका इंडस्ट्रियल माहौल बनाने के लिए उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की है। 7 रेलवे ट्रैक की हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे, फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, न्यू वाटरवेज बनेंगे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। उसके ऊपर बैंकिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे जो डिसाइड करेगी बैंकिंग में जो रिफॉर्म्स लाने हैं या जो आपके फंड्स जो भी होगा, इसके ऊपर उन्होंने बात की। उसकी डिटेल्स बाद में आएगी। मतलब खाली उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, उससे रिलेटेड जो भी है, जो भी उसको इकोसिस्टम को डेवलप करता है, उससे रिलेटेड आप देखिए उन्होंने कहा कि हम 5 या 7 महाविद्यालय बनाएंगे जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे। उसके पास आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो इस तरह से ये बजट पूरा का पूरा उन्होंने इंडस्ट्रियल उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाने के लिए, देखिए हमारे देश में सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिक्कतें थी, अब उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना सर्विस सेक्टर के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, तब तक हमारा 2047 तक विकसित होना मुश्किल है। और पंकज गुप्ता जी, एक सवाल और था मेरा आपसे कि अमूमन लोगों की जो नजर इस बात पर भी रहती है देश के लिए कि टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन किए गए, कितनी और छूट दी गई है, तो उसको वैसा का वैसा ही रखा जो पिछले साल की तरह था, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आपकी? जो पहले ही टैक्स स्लैब जो हमारा तय कर दिया गया है वो बहुत काफ़ी है, तो इसलिए उसमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि कुछ और छूट दी गई हैं, इनकम टैक्स भरना आसान कर दिया गया है, या ITR 1 ITR 2 जो रिटर्न है उसके लिए टाइम बढ़ा दिया गया है। तो किस तरह से इसको देखा जाए? किस इनकम टैक्स जो स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको वैसा ही रखा गया, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको?
नासिर जी देखिए, जो पिछला बजट आया था उसमें जो इनकम टैक्स की छूट थी 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई थी। और अगर आप देखें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना जी। तो पिछले बजट में ही इतनी भारी छूट दे दी गई थी कि जिसको अक्रॉस द सेक्शन, मिडिल मैन को, गरीब आदमी को, ज़्यादातर 70 to 80% लोग आप टैक्स स्लैब के अंदर ही नहीं रहे। इसके अलावा फिर बाद में अभी कुछ महीनों पहले जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लाके जीएसटी की दरों को रिस्ट्रक्चर करके आम आदमी के लिए चीज़ों में काफ़ी, जो रोटी कपड़ा मकान है उन सबको सस्ता किया गया। तो आम आदमी के हाथ में पहले ही बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलीफ दे दिया था। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पहले ही उनके हाथ में काफ़ी रिलीफ दिया जा चुका है। और फिर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, खाली टैक्स में नहीं, अब आपके देखिए बैंक्स में बैंक के रेट कम होते जा रहे हैं, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, उससे भी क्या हुआ है कि आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हुआ है, आम आदमी के लिए गाड़ी लेनी सस्ती हुई है, आम आदमी के लिए घर, रोज़मर्रा की चीज़ें, फाइनेंस जो रेट था वो सस्ता हुआ है। तो आम आदमी के लिए तो पिछले बजट और उसके बाद लगातार मोदी गवर्नमेंट का प्रयास रहा कि उसको रिलीफ दिया जाए। तो उन सबको रिलीफ देने के बाद अब इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठाने को, उसको बूस्ट देने का सोचा है। तो मेरे ख्याल में ये एक सही सोच है। ठीक है। प्रोफेसर गुरमीत जी, लोगों को ये लगता है कि हमें सीधा सीधा फ़ायदा कैसे हो रहा है बजट से। आप एक आम इंसान को तो लगता है कि भाई अच्छा है, आज बजट का ऐलान हुआ है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद मेरी बचत कुछ हो पा रही है नहीं हो पा रही, चाहे वो जीएसटी की बात हो, कि उसका मैं जो चीज़ खरीद रहा था 100 रुपये की, क्या वाकई में वो 95 की हो चुकी है या 90 रुपये की हो चुकी है। और कई बार फिर ये चीज़ें नज़र आती हैं कि वो फ़र्क कहा तो जाता है, ऐलान तो किए जाते हैं, घोषणा तो की जाती हैं, लेकिन उसका असर हमें अपनी ज़िंदगी पर उस तरह से नज़र नहीं आता। इसको किस तरह से देखा जाए? और जिस तरह से पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये आगे तक की सोचकर बजट तय किए जा रहे हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं थी कि हो सकता है कि फौरी तौर पर लोगों को महसूस ना हो कि राहतें मिल रही हैं, लेकिन राहतें छिपी हुई हैं। देखिए, ऐसा होता है कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ तो जो इनकम टैक्स वगैरह का वो तो डायरेक्ट आएगा ही आता है, क्योंकि वो तो इमीडिएटली, अब आप जानते हैं कि जी, जब फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें अगर वो लागू हो जाए, वैसे तो हमेशा जो होता है नासिर भाई, जो 26-27, जैसे ये जो बजट है ये 26-27 के लिए होता है ना, तो अगला वर्ष जो फाइनेंशियल शुरू होगा, लेकिन उससे एक लोगों को डायरेक्टली एक चीज़ पता लगती है। अब ऐसे तो सस्ते होने की बात करें तो पिछले दिनों में आपको पता है कि ईयू के साथ भी डील हुई है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, और काफ़ी सालों से उसके प्रयास चल रहे थे, बीच में वो रुक गई थी, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, ये कहा जा रहा है कि जो खास तौर पे यूरोपियन प्रोडक्ट हैं, जिनमें वाइन भी शामिल है, हालांकि आज के बजट में मैं देख रहा था कि हर बार शराब और सिगरेट तो महंगी होती ही है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो ईयू वाली डील थी उसके बाद आ रहा था, क्योंकि वाइन वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है, कि वो सस्ती होगी, और कई जो और चीज़ें हैं, पास्ता है, इस तरह की और चीज़ें जो अब आजकल भारतीय उसमें भी शामिल हैं एक तरह से लोगों में, खासतौर पे यंग जनरेशन में, तो वो लाभ अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है विकास की, वो होती है, देखिए ऐसा होता है कि जो 2 तरह के खर्चे, जब मान लीजिए अभी मैं देख रहा था, हो सकता है उसमें कुछ चूक भी हो तो आप ठीक करेंगे, कि लगभग मान लीजिए 50 लाख करोड़ का बजट है। अब उस 50 लाख करोड़ में जो कैपिटल वो होता है, जो एक्सपेंडिचर है टोटल, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख का, जितना मैंने देखा 10 लाख करोड़ का। बहुत सारे खर्चे जो हैं वो होते हैं जो नॉन कैपिटल खर्चे। कैपिटल खर्चा है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं और चीज़ों में करते हैं। अब उसमें जो बात मैंने आपको बताई कि सीधे जो फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन वो कितने दिनों में वो लागू होते हैं, जैसे ये गर्ल्स हॉस्टल वाली स्कीम है जो हर जिले की, इसी तरह से 5 उन्होंने यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बोला है कि हम यूनिवर्सिटी, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, कुछ राज्यों में अभी ऑलरेडी है, तो वहाँ पर जहाँ एक क्लस्टर हो, जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के साथ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन नेचुरली वो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को उसका लाभ हो सकता है, लेकिन बच्चों को भी उसका अगर फ़ायदा होता है तो वो अच्छी बात है। इसी तरह से 3 जो एक फोकस दिखा, आयुर्विज्ञान संस्थान जो खास तौर पे जैसे एम्स है, उस तर्ज पे आयुर्वेद के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स होंगे, जैसे एम्स हम बोलते हैं, वो आयुर्विज्ञान का हो या आयुर्वेद के 3 उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स बोला। लेकिन वो सवाल वही है कि वो कब तक वो आएंगे ग्राउंड पे, वो कब तक आएंगे। नो डाउट लोग ऑल्टरनेटिव जो मेडिकल साधन है, सिस्टम्स हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। वैसे ही जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, देखिए
किसानों वाला उन्होंने जो तीसरा कर्तव्य मैंने बताया ना, उन्होंने 3 कर्तव्यों में अलग अलग बातों को शामिल किया। उसमें उन्होंने आय बढ़ाने की बात की, लेकिन वो बहुत डिटेलिंग नहीं है। केवल नारियल, क्योंकि नारियल भी एक तरह से किसान उगाते हैं, वो भी किसान ही हैं दक्षिण भारत के, तो उनकी तो उन्होंने उत्पादन वाली नारियल हो या फिर मछली पालन हो, पशुपालन हो, कहीं ना कहीं उतना उसी से जुड़ जाता है। उतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने एआई टूल वगैरह की बात करी है। अब अभी भी हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनके बीच में, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि अभी संभवतः वो नहीं है। हालांकि जो हाई वैल्यूड क्रॉप्स हैं जिनका वो ज़्यादा है, उस पर हर बार सरकार डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, राज्यों में भी आप देखते हो इस तरह की बात होती है, पर कहीं ना कहीं वो आय बढ़ने का जो वो है, वो ज़मीनी स्तर पर जो सपना है वो साकार नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस देश में 60% से ज़्यादा, कुछ लोग और ज़्यादा प्रतिशत भी बोलते हैं, वो किसानी पे हैं, तो बजट को थोड़ा सा और हिस्सा उस पर आता तो बेहतर था। टूरिज्म में जरूर उन्होंने हेरिटेज कल्चरल इसकी बात करी, पूर्वोदय एक नाम भी दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो उसको पूर्वोदय योजना करके मैंने पहले भी उसका जिक्र किया। ऐसे ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस बार नासिर जी, आपको याद होगा पीछे बहुत विवाद रहा मनरेगा खत्म होने पे, उसका नाम बदल दिया, जी राम जी करा। अब इन्होंने इसमें टेक्सटाइल के नाम जो सेक्टर में लाके एक महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू की है, जो महात्मा गांधी के नाम पे है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो मनरेगा की आलोचना है उसको बंद करने के लिए है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि उसमें उन्होंने विशेष तौर पर खादी की बात, मतलब महात्मा गांधी का नाम रखा गया है, एक योजना में आया और बजट में आया है। तो ये मुझे लगता है ये अनायास नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि राजनीति में जो चीज़ें होती हैं वो अनायास नहीं होती हैं और उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और आप देखिएगा 1-2 दिन में इस पर चर्चा भी जरूर आएगी। और उसमें अच्छी बात है कि हैंडलूम और हस्तशिल्प और खादी जो महात्मा गांधी का अपना एक बड़ा उनके साथ उनका एक एसोसिएशन रहा है, तो वो उन्होंने उसमें शामिल किया है। और एक जो और बात है, वैसे तो सारे बजट का आजकल प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जब जिसे बोलते हैं ना पैकेजिंग करते हैं या उसका वो करते हैं, तो अब वो 2047 विकसित भारत की बात लगातार चल रही है। उसमें कुछ एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आगे जाके खुलेंगी, क्योंकि उसका आशय पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। कि जैसे उन्होंने कहा है कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे बैंकिंग सेक्टर फॉर विकसित भारत जी। तो अब क्योंकि जो आप कह रहे थे ना आम आदमी का, अब हम सब जानते हैं कि आम आदमी का बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा लेना देना है। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मार्क लगा वो बैंकिंग पे ही लगा, क्योंकि आपको और हमें लगा कि यार हमारे तो हमने पैसे जमा किए थे, हमें निकालने में मुश्किल है, हम अगर हमें आपदा पड़ जाए कोई या इस तरह की, क्योंकि लिमिट हो गई। तो उसमें क्या रूल्स आएंगे ये आने वाली बात आने वाले समय पे तय होगी, अगले 1 साल में वो और खुलासा होगा, क्योंकि बजट में केवल एक इशारा होता है। ऐसे ही खेलो इंडिया मिशन, इन्होंने आपको मालूम है खेलो इंडिया पहले गेम्स भी शुरू किए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, और निश्चित ही अगर युवा को जोड़ना है। हाँ, एक जो चीज़ और मिसिंग है इस बार रोजगार को लेकर, देखिए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप हब बनाते हैं या आप फार्मा हब बनाते हैं या आप टेक्सटाइल के लिए कोई बात करते हैं, तो नेचुरली वो रोजगार मिलता है। लेकिन कई बार आजकल ये बहुत फैशन चल पड़ा है राजनीति में, उससे सरकार बची है, और शायद अच्छी बात भी, क्योंकि बात इतने रोजगार देंगे, इतने लाख 2 करोड़ देंगे, इतने वो नहीं है। लेकिन हाँ, युवाओं को जब वो चीज़ सुनने में आती है तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बातों से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में काम हो तो ज्यादा। तो इसकी पंकज गुप्ता जी इसकी वजह क्या होगी? जैसे चाहे वो कोई भी बजट हो कि हम इतने रोजगार पैदा करेंगे, इतने लाख रोजगार पैदा करेंगे, इतने 1000 स्टेट के एतबार से अगर बात की जाए तो 1000 लाख की बात की जाती है, देश के हिसाब से बात की जाए तो 5 लाख 10 लाख रोजगार हम नए सृजन करेंगे, पैदा करेंगे। इस बार इस तरह के कुछ आंकड़े नहीं दिए गए। एक बात और कि ठीक है, बहुत सारी बातें हैं और वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती हैं। शहरों का विकास किया जाएगा, शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। हम एक बात ये भी सुनते, कुछ विपक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे थे, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें कि स्मार्ट सिटीज़ की भी बात कई बार होती रही है, बुलेट ट्रेन की बात भी होती रही है, वो चीज़ें हकीकत में सामने नहीं आई। हो सकता है कि दूसरे तरीके से कुछ और तरीकों से कुछ और चीज़ें दिखा दी गई हों, लेकिन वो चीज़ें वजूद में नहीं आ पाई हैं। देखिए नासिर जी, बस बजट अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि साथ के साथ वो चीज़ें तैयार है जी। अगर आप बात कर रहे हैं कि आप कुछ शहरों को डेवलप करेंगे, तो उसके लिए बजट में तो सिर्फ बजट एलोकेशन ही है, उसको डेवलप करने में तो टाइम लगेगा। अभी आपने बुलेट ट्रेन की बात की, तो बाई चांस मैं पिछले कुछ दिनों पहले मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में भी था और मुंबई भी जाना हुआ, तो मैंने देखा कि उस जो हाई स्पीड वो ट्रेन की बात चल रही है उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम चल रहा है और हो सकता है वो 2027 तक आए।
इसी तरह से आपने कहा कि रोजगार, देखिए बजट में ऐसा तो कोई संभव नहीं है ना कि हम इतने रोजगार का मतलब ये नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी मिले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं तो आप नौकरियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से सृजित होती है जी। तो गवर्नमेंट का पहला दायित्व भी ये है कि भी आप डेवलपमेंट के पेस को तेज करें, उससे ये सब चीजें अपने आप होती चली जाएगी। देखिए कोई भी हॉस्पिटल बनेगा, कोई भी रोडवेज बनेंगे, कोई भी वाटरवेज बनेंगे, या स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, या आप कह रहे कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग की जो बात की है, इन सब चीज़ों में बनाने में या डेवलप करने में आम आदमी तो लगेगा ना, वर्कर रहेंगे, आदमी लगेगा, प्रोफेशनल्स लेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही ना, पर उसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई करना मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक ठीक। प्रोफेसर गुरमीत जी, एक और बात आपने देखी होगी, मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा भारत में। हम देख रहे हैं और उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको लेकर इसको आप किस दिशा में देखते हैं कि हम देख रहे हैं लगातार बाहर के देशों के लोग भारत आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो ये कितना महत्वपूर्ण विषय रहा है इस बजट में? देखिए, एक तो बस मैं इतना कह दूं, जो सर कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जैक्टली इस तरह बताना संभव नहीं, लेकिन पहले इसी सरकार में भी इस प्रकार के दावे किए जाते रहे थे, इसलिए ये थोड़ा सा वो है। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में, 11 साल में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि कितने रोजगार सृजित होंगे, तो वो इस बार नहीं है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी चर्चा हो रही है कि इस बार इस तरह से सरकार ने कोई वो नहीं दिया है। और वो क्योंकि फिर बाद में मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपको मालूम है इस सरकार की आलोचना का भी जब रिपोर्ट्स आई कि भाई एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हुई हैं और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और युवा एक बड़ा वर्ग है और उस पर ध्यान भी रहता है, और हम लोग सब ये कहते भी हैं। मैं तो अभी यही कह रहा था कि खेलो इंडिया या इस तरह की जो चीज़ें ये भी युवाओं को कहीं ना कहीं एक सही दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं हालांकि केंद्र सरकार के बजट में इस तरह के जिक्र नहीं आते, लेकिन हम सब जानते हैं, और ख़ासतौर पे इस क्षेत्र में तो ना सिर्फ हम नशे से और तमाम चीज़ों से हम देखते हैं, तो उसमें जो खेल है, अगर उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ उनको हम मोल्ड कर पाएँ युवाओं को, जो उन्होंने बात भी करी है इस संबंध में जो खेलों वाली, तो उस दिशा में वो एक अच्छी बात हो सकती है। और जहाँ तक बाकी चीज़ें, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो कोई भी सरकार हो, यदि वो लोगों तक जब उसने अगर पहुंचना है, और अभी कोई देखिए कुछ राज्यों में जरूर चुनाव है, लेकिन केंद्र में तो अभी चुनाव दूर है, 24 में चुनाव हुआ है, तो अब 29 में चुनाव है, तो कोई इस तरह का दबाव सरकार पे था नहीं। और ये भी बात सही है कि जब हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, लंबे समय की बात करते हैं, तो वो देश के लिए शायद ज़्यादा अच्छा भी होता है और उसके रिजल्ट आने में समय भी लगता है। तो इसलिए सरकार अपनी तरफ से जो विकसित भारत का लक्ष्य लेके चली है, वो चाहे एक स्वप्न ही है। एक बड़ी अच्छी कविता है, एक वेणुगोपाल नाम के कवि हैं उनकी, कि सपना भी अपने आप में एक शुरुआत है। और इसलिए तो अगर हम कोई चीज़ आज हमें लगती ज़रूर होगी कि भाई ये सिर्फ कहने की बात है, या 2047 तक कौन होंगे, बिल्कुल कोई भी काम हो तो सोचा तो जाता ही है, विचार तो किया जाता है। लॉन्ग टर्म विजन होता है। जैसे अभी सर ने भी बताया कि कोई चीज़ रातों रात तो खड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ, इनसे मैं इस बात पे इत्तेफाक थोड़ा सा नहीं रखूंगा, ये जो बुलेट ट्रेन की बात है, ये लगभग हम 10 साल से सुन रहे हैं, तो काफी वक्त हो गया है। जैसे बुलेट ट्रेन है या किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, हालांकि उसको लेकर ये कह दिया जाता है कि जी कर तो दी हमने, इसमें इतना बढ़ा दिया, MSP कर दी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है, उसको भी थोड़ा सा सुनते हैं कि क्या कुछ कहने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Rich state, you have the waterways taking it to the port, and the two ports have been identified, Paradip and Dhamra. Similarly, we are also making sure that the coastal cargo movements will be enabled through a cargo route, so that through the coastal area we are able to cut down on cost of movement of goods. City economic regions, developing them is a very big new measure that we are coming up with. And for that, an allocation of 5,000 crore per city economic region. Imagine the amount, 5,000 crores in 5 years. 1,000 crore per year per city is being given, and the emphasis is going to be largely on tier 2, tier 3 cities. And then talking of infrastructure further, with the capital expenditure coming with the big number, you're having also the high-speed rail corridors. 7 of them announced, the destinations are clear, so that they become the bridge for all these economical robust centers.
So those are for making sure that the infrastructure and the capital expenditure are getting tied up, and the country benefits from the ripple effects that these can bring in. The 7 strategic and frontier sectors in which we've highlighted that will increase productivity and also have new investments come in and give emphasis for India's own brand on those things is on the biopharma sector. तो ये भी एक परंपराएं होती हैं कि देश की वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं, प्रधानमंत्री का भी संबोधन होता है देश के लिए कि बजट कैसा रहा, प्रधानमंत्री ने उसको किस तरह से देखा है, और फिर उसके बाद फिर वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। धीरे धीरे अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ जाएंगी और आ भी रही हैं, जहां सत्ता पक्ष का कहना है, बीजेपी नेताओं का कहना है, एनडीए के नेताओं का कहना है कि बहुत ही प्रभावी ये बजट रहा है, दूरगामी इस बजट के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो उम्मीद थी बजट से वो पूरी नहीं हुई, मायूस करने वाला बजट है, निराशाजनक बजट है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं राजनीति में। पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज गुप्ता जी, अक्सर एक बात ये भी चलती है, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े व्यक्ति हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जिन राज्यों में चुनाव होता है तो अक्सर हमने देखा है कि बजट में उन राज्यों पर फोकस रहता है, सीधे तौर पर उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट किए जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली कर दिए जाते हैं। जैसे आज भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि कोकोनट को लेकर, नारियल को लेकर, काजू को लेकर, मछली पालन को लेकर। हालांकि मछली पालन और भी जगहों पर होता है, लेकिन जो हमारे तमिलनाडु हैं, केरला हैं, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये किया जाता है। कोकोनट की बात की जाए, नारियल की बात की जाए, तो इनके लिए भी स्पेशल अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा था चुनाव को लेकर भी। देखिए नासिर जी, ये तो शुरू से ही रहा है कि भी जिन भी राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस तो रहता ही है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव उन स्टेट को दिए जाते हैं। तो मेरे को लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और उसकी वजह से अगर वहाँ के किसानों को फायदा हो रहा है या कुछ जिन लोगों को भी जो बेनिफिट मिल रहा है उसको फायदा हो रहा है, इलेक्शन के मायने से ही कुछ उन लोगों को फायदा हो रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। और ये तो शुरू से होता रहा है, ये कोई बीजेपी गवर्नमेंट की परिपाटी नहीं है। उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी होता था। स्टेट गवर्नमेंट थी, अपने उसमें इलेक्शन के टाइम में डिक्लेयर करती है। और ये तो क्या है कि आप देखिए कि ये जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं वो क्षेत्र जिनमें इलेक्शन है वो भी शामिल है और जगह भी है। कोई ऐसा नहीं कहा गया कि तमिलनाडु को ही ये दिया जाएगा या केरला को ये दिया जाएगा या आसाम भी दिया जाएगा। उन्होंने अगर कहा कि अगर जहां पे कोकोनट है, जहां पे कोको है, जहां पे नारियल है, जहां पे बादाम है, जहां पे काजू है, वहां पे उनको किसानों को इंसेंटिव दिए जाएंगे, फिशरीज को दिया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। वो तो खाली उन 3 स्टेट में नहीं है ना, वो लगभग 12-13 स्टेट्स में उसकी वो पैदावार है। तो सभी को आप उनको श्रेय दे दीजिए कि उनकी वजह से और स्टेट को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें मेरे को एक सवाल और था सर आपसे कि एक और प्रावधान किया गया है कि अब अगर कोई अपनी इनकम छिपाता है या कह लीजिए कि काला धन होता है तो उसमें अब सजा न होकर 30% टैक्स देना होगा और जुर्माने में तब्दील कर दिया जाएगा टैक्स। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या बेहतरी साबित होगी इकोनॉमी के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से, या लोग आएंगे वाकई में खुलकर अगर किस तरह की कोई चीज़ें उनके सामने आती हैं कि ठीक है हम अपनी इस इनकम को साफ करते हैं, हम ले क्या आते हैं आपके सामने, तो हमसे टैक्स ले लीजिए। देखिए नासिर जी, ये एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने इस तरफ लिया है। आप देखिए कि हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, उससे पहले सेल टैक्स या एक्साइज, उन ऑफिसर्स का एक लोगों के दिमाग में, बिजनेसमैन के दिमाग में खौफ रहता है जी कि वो आएंगे और उन्हें तंग करेंगे अननेसेसरी वे से। और इतनी ज्यादा पेनल्टीज थी कि भी आम आदमी मतलब कि उसके आगे बेबस हो जाता था। और कई बार उनकी इस प्यूनिटिव एक्शन की वजह से वो बिजनेस ही बंद हो जाया करते थे। जो बिजनेस लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है, हजारों लोगों को, परिवारों को चलाने वाला है, वो एक बिजनेसमैन की गलती की वजह से बंद होने के कगार पे आ जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये एक माइंडसेट चेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब कि मिनिस्ट्री के माइंडसेट में भी फर्क आया है। और मेरे को लगता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज और जीएसटी में भी जाएगी कि हमें उनको तंग नहीं करना है। गलती हुई है तो गलती की एक
फीस ले लेनी है फीस ले। और चीजों को रेगुलराइज करके उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ना है, ना कि बिजनेस को बंद करने के लिए। और ये सारे के सारे प्रोविजन अगर आप विकसित देश देखें, जो भी अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहां पे कभी भी कोई भी इन गलतियों के लिए बिजनेसमैन को जेल के अंदर नहीं डाल देते या उनको पेनलाइज करके उनका बिजनेस बंद करवाते हैं। उनकी गलतियों की वजह से उनसे एक फीस ले ली जाती है, तो वो बेखौफ होकर अपना बिजनेस अच्छा सर, फिर इसमें एक चीज ये भी आती है मेरे को तो लगता है कि एक बहुत कि फीस ले ली जाएगी तो बड़ा कुछ वेलकम स्टेप है। हालांकि वो अब भी होते हैं सेटिंग वाले सिस्टम, तो वो अब भी किए जाते हैं कि कोई कि भाई ठीक है आप पर ये केस है, तो क्या अब सजा का जो खौफ होता है और अब लगेगा कि भाई सजा तो मिलनी नहीं, अब तो हम ऐसे ही मैटर सेटल कर लेते हैं, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है इससे? नहीं। अच्छा। देखिए, जो फीस है वो एक मतलब कि अगर आप गलती करेंगे तो फीस लगेगी, तो वो आप ये उन लोगों के लिए जिनसे गलती हो गई है और वो फीस देके अपनी गलती को कर सके। अगर मेरे को कोई काम करके उसके ऊपर 30% की पेनल्टी हर बार देनी है, तो मैं क्या तो अर्न करूंगा, उसकी वजह से उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। गलती होगी तो उसको पुनिटिव एक्शन है, ये भी दिस इज ए पुनिटिव एक्शन। ऐसा नहीं है कि भी मैंने 100 रुपए की गलती की, 100 रुपए तो देने पड़ेंगे, उसके ऊपर 30 रुपए पेनल्टी के देने पड़ेंगे। तो आदमी इसलिए गलती नहीं करेगा कि भी आप उसको कोई पुनिटिव एक्शन नहीं है, नहीं, वो गलती हो गई तो उसके ऊपर एक्शन है। तो इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, इससे कोई आप कहें कि भी आदमी एनकरेज होगा डिफॉल्ट करने के लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो गलती हो गई है तो उसको अपने को ठीक कर लें और बिजनेस को कर ले, आप बेखौफ होकर, बस ये फर्क है इसमें है। मैं आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगा डॉक्टर गुरमीत जी, प्रोफेसर गुरमीत जी, लेकिन एक हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका राहुल गुप्ता जी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? राहुल गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी, प्रोफेसर गुरमीत जी, ये जो प्रावधान किया गया है कि अगर कोई फॉल्ट होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, कोई गलती होती है, तो अब जो सज़ा का, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए पुलिस आएगी, वो पकड़ कर ले जाएगी, तो आप अपनी पेनल्टी दीजिए, इतना टैक्स दीजिए और अपना काम कीजिए और काम करवाइए लोगों से। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो सरकार की लगातार ये कोशिश रहती है कि जो चीज़ें हैं अधिक से अधिक वो आ पाएँ बाहर। आपको मालूम ही है कि जब नोटबंदी भी की गई थी तब भी एक बड़ा मकसद इसका यही बताया गया था कि जो काला धन है वो बाहर आए, और उस समय भी इस प्रकार की योजनाएं बताई गई थी कि अगर आप अनाउंस करते हो तो आप अपना बताते हो तो। हालांकि उसका बहुत लाभ नहीं हुआ और हमने देखा कि जो सर्कुलेशन में नोट थे वो बल्कि ज़्यादा आ गए और इस तरह की कई चीज़ें उस समय सामने आई थी। पर हाँ, सरकार की ये मंशा है, उन्होंने बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि हम इसे पेनल्टी कहेंगे भी नहीं, ये दंड नहीं है, ये फीस है, आप अपनी करा लें। तो वो जो एक जिस तरह का एक उभरती हुई या जो खुलापन आ रहा है, अब जैसे उदाहरण के लिए विदेश यात्राओं पर उन्होंने जो है वो कम कर दिया है, जो पैकेजेस वगैरह पे है ना, कि जो पैकेज बेचे जाते हैं उस पर टैक्स 20% था, उसको बहुत नीचे लाए हैं, तो 2% पर ले आए। 2% पे ले आए, तो हो सकता है कि वो थोड़ा आसान हो जाए। तो आज के समय में ये चीज़ें बढ़ गई हैं। एक समय में विदेश यात्रा बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, आज विदेश यात्रा बहुत ईजी हो गई। आप जितना यहाँ से केरल जाते हैं उतने में आप मलेशिया चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, और वो अच्छी बात है क्योंकि यात्राएं आपको सिखाती है, वो सब वो चीज़ें हैं। मेडिकल टूरिज्म वाली जो आप पूछ रहे थे वो बात रहेगी थी। मेडिकल टूरिज्म में मैं बस नासिक, मुझे मेडिकल के साथ टूरिज्म वर्ड पता नहीं क्यों थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, ये ठीक है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया के, विकसित तो नहीं, लेकिन हमने खुद देखा है कि दिल्ली के आसपास या और जगह पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ईरान से आपको लोग मिलेंगे, उज्बेकिस्तान से, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों से। तो निश्चित ही एक, मैं तो उसको बल्कि एक तरह से ये मानता हूँ कि हाँ, आपकी आय भी हो रही है और एक तरह से क्यों नहीं उनकी एक तरह से मदद भी हो रही है। सर, इस तरह से शायद देखा जा रहा हो मेडिकल टूरिज्म। अब मान लीजिए कोई विदेश से इलाज कराने के लिए आ रहा है और कोई बीमारी है, मान लीजिए किसी को दिल का ऑपरेशन कराना है, किसी और चीज़ का है, तो वो अब जाहिर सी बात है कि अब कोई नोएडा आया है, दिल्ली आया, तो फिर वो जब कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो फिर वो कहेंगे चलो दिल्ली घूम लेते हैं, आगरा भी चल देते हैं, अयोध्या भी चले जाते हैं, प्रयागराज भी चले जाते हैं, दर्शन कर जाते हैं। तो इसको इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि दोनों चीजें हो जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोग इलाज करा ले आए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा बस थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है वो कष्टों में आता है, क्योंकि मैंने देखे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि
पहली नहीं, बात तो हाँ, आप ये मैंने समझिए बिल्कुल- बिल्कुल सही कि है, कोई मैंने भी हाँ। पहली बात तो ये कि जो देश अपना छोड़ के बाहर आता है वो किसी सीरियस उसके लिए ही आता है, वो सर्दी बुखार के लिए तो आता नहीं है कि दवाई खाई और नहीं, उसकी घूम फिर जाए। वजह सर ये की भी कि एक तो इलाज हमारे यहाँ पर देश सस्ता में है, सस्ता भी है और हमारे यहाँ के बेहतर डॉक्टर्स भी है और बेहतर भी अच्छा बेहतर भी है। मैं यही और बता रहा देशों हूँ, के मैंने खुद मुकाबले। देखा है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में कि जहाँ पर खास तौर पे मैंने बताया कि जो सेंट्रल एशिया नहीं, इलाज हमारे देश के लोगों के हिसाब से हो सकता है प्राइवेट अस्पतालों में महंगा लगे, लेकिन जो बाहर के देश हैं, उनको उनके लिए सस्ता आसान लगता है। है, उनके लिए तो कुल आसान। मिला के उसका लाभ मैं तो कह रहा हूँ कि आते हैं लोग तो उनसे होता है, और फिर जैसे मैंने बताया कई बार आपको पता है ना वर्ड ऑफ माउथ जिसको मैं सर हमारे साथ राहुल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका राहुल गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। जी राहुल गुप्ता जी, कैसे हैं आप? और राहुल जी, बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कितना अच्छा आपको लगा ये बजट? किन किन बातों में अच्छा लगा और क्या कुछ ऐसा लगा कि हाँ छूट गया, ये तो होना ही चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? सर देखिए, आम आदमी के लिए अगर स्लैब की बात करें तो स्लैब में कोई भी चेंज में नहीं किया गया है। जी। मेरे ख्याल से स्लैब में अच्छा खासा चेंज लास्ट ईयर किया गया था, तो इस जी। साल मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद कोई चेंज नहीं होगा। हम्म। दूसरी चीज सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिक्वेस्ट थी बहुत सारे लोगों की कि 75,000 से 1 लाख कर दी जाए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को 12.5% से शायद सरकार 10% कर दे, या उसकी एग्जेम्पशन लिमिट को 1.25 लाख से 2 लाख कर दे। लेकिन उस चीज पे भी सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो इन दो पैरामीटर पे मुझे लगता है एक आम आदमी को जरूर इम्पैक्ट आया होगा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सर आईटीआर रिवीजन का टाइम पीरियड जो हमारा 31 दिसंबर तक का होता था, उसको सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया, और वो भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस 5,000 और 1,000 रुपीज एज पर योर इनकम। एक इसके अंदर पॉइंट एक और है सर, आईटीआर की फाइलिंग की ड्यू डेट जी। अब सैलरी क्लास बंदे की 31 जुलाई हो जाएगी, बिजनेस क्लास की विदाउट ऑडिट 31 अगस्त, एंड अगर आपका ऑडिट है तो वही 30 सितंबर एंड 31 अक्टूबर। तो ये कुछ डेट इन्होंने आईटीआर की चेंज की है। फॉरेन ट्रैवल सस्ता हो गया है, अब 2% की टीसीएस कटेगा, जो पहले 5% से लेके 20% तक अलग अलग अमाउंट के हिसाब से जी, कटता था। जी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए मापदंड स्टार्ट किए हैं कि जिससे मेडिकल टूरिज्म और बढ़े। इसमें एक बात बोलने वाली है कि मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, रीजन बीइंग दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत लंबी वेटिंग है सर। अगर आप यूएस में देखेंगे और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मतलब 6-6 महीने, मतलब मेरे एक रिलेटिव थे 6 महीने उनको दांत चेंज कराने में लग रहे थे सर यूएस में, तो उन्होंने इंडिया आके अपना ट्रीटमेंट करा के चले गए। तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, और उससे हमारी कंट्री के अंदर डॉलर्स भी आ रहे जी। हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टेप कि उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए ये सब किया। ठीक है। राहुल गुप्ता जी, हमारे साथ पंकज गुप्ता जी भी हैं। पंकज गुप्ता जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? और वो सरकार से भी रिलेटेड है, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का सवाल आपका है कि हाँ ये चीज छूट गई, ये नहीं छूटनी चाहिए थी इस बजट में? विंडो में ले आइए अगर विकास पॉसिबल हो सबको। जी सर वही 2 पॉइंट कहूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एफडीआई कम हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कम आ रही है क्योंकि रिसेशन की सिचुएशन वर्ल्ड में बनी हुई है। तो शायद कैपिटल गेन टैक्स अगर 12.5 की वजह 10% हो जाता, या नॉन रेजिडेंट के लिए एटलीस्ट 12.5% का 10% हो जाता, क्योंकि हमें बाहर से पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। तो वो शायद एक पॉइंट मेरे हिसाब से अगर इस बजट में होता तो शायद मार्केट आज इसको पॉजिटिव लेती और नेगेटिव रिटर्न्स की बजाय सेंसेक्स आज शायद पॉजिटिव रिटर्न देता। पंकज गुप्ता जी, आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? जी नहीं, मैं राहुल गुप्ता जी से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कैपिटल गेन की दरों में कुछ चेंज होता तो डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहते। बट आज का जो मार्केट का जो रिएक्शन आया है वो बेसिकली एसटीटी जो इन्होंने बढ़ाया है उसकी वजह से आया है। अगर निर्मला जी उसको अनचेंज रखती, उसको कुछ उसमें कुछ चेंज ना करती तो शायद उसकी वजह से मार्केट उसको चीयर करता। बट एनीवे वित्त मंत्री जब बजट बनाते तो उनके माइंड में किस तरह की चीजें रहती है, या उन्होंने कहाँ से रेवेन्यू जुटाना है, या उनकी प्रायोरिटीज रेवेन्यू की कहाँ से जुटाने की है, तो काफी चीजें होती है। बीइंग इन ए प्रोफेशनल, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और रहती है जी। और बीइंग इन ए वित्त मंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के बारे में देखना है और उनको संसाधन भी चाहिए देश को चलाने के लिए। अगर 12.5 से 10 होता है तो डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट भी आता है।
तो उनके दिमाग में जो चीज़ें रही होगी उसको देखते हुए शायद उन्होंने नहीं किया। बाकी हमारी भी इच्छा यही थी कि 12.5 से 10 हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है। राहुल जी, एक सवाल और था मेरा आपसे मैंने पंकज जी से भी पूछा था। जो सरकार ने एक और प्रावधान किया, आज वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया कि अब अगर कोई अपनी इनकम को छिपाता है, किसी तरह से टैक्स नहीं दे पाता है या इनकम को छिपाता है, एक तरीके से कह लीजिए कि काला धन है, तो वो 30% टैक्स दे सकता है, सजा से बच सकता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, एक तो ये फॉरेन एसेट पे आया है। मैं हाँ, बताता हूँ फॉरेन आपको, जी, जैसे मान जी, जी। लीजिए मैं जो विदेशी आए, मैं जी। किसी ऐसी हाँ जी मैं किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, जी। लाइक एप्पल, ठीक है, जी। लाइक एनवीडिया। अगर मुझे उसके शेयर्स मिलते हैं, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अभी हो क्या रहा था सर, उसके शेयर्स मुझे अलॉट हुए, मैंने शेयर्स बेच दिए, उस पर कोई टैक्स मैंने इंडिया में नहीं दिया। अब सरकार ने ये चीजें पकड़नी शुरू कर दी है और इस बार बहुत सारे नोटिस इन बंदों को आए हैं जिनके पास फॉरेन की इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम या शेयर्स की इनकम आई है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि सर आप पूरा डिस्क्लोज करो। अगर आप पूरा डिस्क्लोज नहीं करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड टैक्स अलग लगेगा और फॉरेन एसेट डिस्क्लोज ना होने की वजह से अलग टैक्स लगेगा। तो इन चीजों को नोट करते हुए सरकार ने वन टाइम स्कीम निकाली है कि भैया आप अपने फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज कर दो। सरकार फॉरेन एसेट्स को लेके बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि अगर सरकार ने बाद में पकड़ा तो बहुत पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सभी जो भी पर्सन हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरी उन सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपकी फॉरेन की कोई भी इनकम है या फॉरेन के कोई भी एसेट्स है तो प्लीज उसको अपनी आईटीआर में रेगुलरली डिस्क्लोज ऑफ जरूर कीजिएगा। जी, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर गुरमीत जी? नहीं, जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज गुप्ता जी। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हों, एक और चीज़ आई थी जो एनआरआईज को लेकर था कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं यहाँ पर, तो जो उनके लिए टीडीएस का सिस्टम था उसको भी थोड़ा सा समझाइए पंकज गुप्ता जी, और फिर राहुल गुप्ता जी आप भी। जी पंकज जी, और खासतौर से जो हमारा ये वाला क्षेत्र है पंजाब का और हरियाणा के कुछ जो शहर हैं यहाँ पर एनआरआईज को लेकर। जी दोनों का नाम से पंकज जी, देखिए जो टीसीएस से रिलेटेड बात है वो जो आपने टीसीएस की बात की है वो टीसीएस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। टीसीएस तो उनका जो था कि जो लोग बाहर जा रहे हैं जिसपे पहले 5% करता था, अब वो 2% कर देंगे। जो मेडिकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या जो टूरिज्म के लिए जा रहे थे उसके लिए बात आई है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने डिफरेंट कहा है कि भी आप कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी पहले लेते थे, उसको जो राहुल जी ने अभी कवर किया है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, उसको डिस्क्लोज करते, वो उससे रिलेटेड आई है सर। ठीक ठीक। तब एक पॉइंट और आया है जी राहुल जी, जो नॉन रेजिडेंट, एक छोटा सा कंप्लायंस का पॉइंट, ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है ये। अगर आप एक प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट से खरीदते हो, मैं एक रेजिडेंट हूँ और मैं एक नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो आज मुझे क्या करना पड़ता है, टैन नंबर लेके टीडीएस काटना पड़ता है। अब उन्होंने उसको इक्वल कर दिया है। एक रेजिडेंट के केस में जैसे आप एक नॉर्मल सेक्शन 194 LA में टीडीएस काटते थे, पैन बेस्ड काटते थे, आपको कोई टैन नंबर नहीं चाहिए होता। अब अगर आप नॉन रेजिडेंट से भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पैन बेस्ड टीडीएस काट सकते हैं। जस्ट ए कंप्लायंस पार्ट, ये और कुछ नहीं है। अच्छा राहुल गुप्ता जी, एक बात और बताइए कि ठीक है मार्केट बहुत सारी चीज़ों को देखती है अपने हिसाब से, एकदम से बजट का भाषण खत्म होना और शेयर बाजार का गिरते रहना, ये अब कहाँ थम जाएगा और किस तरह से इसको देखा जाता है? ये थोड़े शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं या फिर देखे जाएंगे अभी आने वाले वक्त में? सर देखो, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत मोटा ट्रेड करते हैं उनके लिए तो एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उनके लिए तो एक पैसा भी बहुत मेजर प्रॉफिट उनका लॉस कर देता है। क्योंकि जिस बंदे ने सपोज डेली की 1 करोड़ की ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उनके लिए तो बहुत बड़ा चार्ज ये इन्होंने गवर्नमेंट ने लगा दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप एक छोटे रिटेलर की बात करें जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहा है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस बजट से। ये टेम्पररी फेज हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बड़े प्लेयर भी बाद में कंसोलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार मार्केट अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाता है लेकिन बाद में मार्केट सेटल हो जाएगा। इट माइट टेक अ मंथ और सो, बट इट विल डेफिनेटली मतलब गोइंग फॉरवर्ड इट विल गो अबव एंड अबव ओनली, ऊपर ही जानी है मार्केट। बहुत शुक्रिया राहुल गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े। और पंकज जी, आपकी कोई आखिरी प्रतिक्रिया आज के इस बजट को लेकर? इसमें नासिर जी, इसमें जी सर बोलिए। हाँ, इसमें मैं जो राहुल जी ने बात की, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। गवर्नमेंट का वो एसटीटी बढ़ाने का पर्पस ही ये है कि जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है,
वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम घुसे, क्योंकि आज देखिए हर आदमी उसमें घुस रहा है और उसमें काफी लॉस होता है। जी जी, तो इसी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाए हैं। ठीक है, ठीक ठीक। गुरमीत जी, अगर हम देखते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसे दो सेक्टर्स हैं, और मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अगर हमारी सरकारें शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जनता को ये यकीन दिला दें कि आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, चाहे पढ़ाई कैसी भी हो, चाहे इलाज कैसा भी हो, आपके लिए बहुत आसानी से सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है। और आज आपको इस बजट में क्या कुछ नज़र आया शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा के लिहाज से अगर हम इस पॉइंट को हटा दें कि भाई हर जगह पर गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती किसी भी सरकार के लिए, हर ज़िले में खोले जाएंगे, और क्या कुछ खास नज़र आया कि यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, तो उसमें क्या कुछ और हो सकती है चीज़ें? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये बुनियादी सेक्टर हम इसे बोलते हैं, कोर सेक्टर्स बोलते हैं, और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान जैसे देश हैं, जो बड़े देश हैं जहाँ पर एक बड़ी आबादी अभी भी स्ट्रगल करती है अपने सर्वाइवल के लिए, वहाँ पर लोगों के पास क्या स्वप्न है? यही स्वप्न है कि वो शिक्षा करके उससे, उस सर्कल से बाहर निकल पाएँ जिससे उनकी पहले की पीढ़ी थी। गांव में किसानी की अभी हम बात कर रहे थे, उतने अवसर नहीं रह गए हैं। जो ज़मीन है वो जब परिवार बढ़ता जाता है तो वो डिवाइड होती जाती है। अगर आज किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है तो वो कल को जब उसके 2 बच्चे होंगे तो 2.5 रह जाएगी। वो आगे इस तरह से आप जाते हैं कि जो जोत है वो कम होती चली जाती है, और मुश्किल भी पहले की तुलना में है, और लोगों के एस्पिरेशंस हैं कि वो, तो उसके लिए क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा में हमने ये चीज़ महसूस की, इसमें कोई इसी सरकार की बात नहीं है, लेकिन सरकार ने, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा आगे आया है। और आज भी हम जानते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो फीस का स्ट्रक्चर है और चीज़ें हैं वो शायद जो आम व्यक्ति है उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। मेडिकल में भी आप जानते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के आप देखिए, मेडिकल की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए आप चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही नॉमिनल है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि जो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना सिर्फ कि कितनी एक महीने की फ़ीस है। हम लोगों की पूरी सैलरी से भी ज़्यादा शायद एक महीने की फ़ीस होती है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसे ही और उनमें भी तो वो रीच तो बढ़ी है। अच्छा, इसमें सर क्या सरकारें क्या कर सकते हैं? देखिए, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए वो बेहतर होता है, सुविधाएं उनकी तरफ से दी जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि वो भी चाहते हैं, एक तरीके से बिजनेस है कि भाई फ़ायदा हो, तो बिजनेस है बिल्कुल। इनफैक्ट आज है ना, और सरकारें उनको भी फायदा हो, और जो पढ़ने के लिए वहां पर आ रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट्स कॉलेजेस में ठीक से एडमिशन नहीं मिल पा रहे, तो उनको भी अच्छी सुविधा मिल जाए। जो इस तरह के शिक्षण संस्थान चलाने वाले उनको भी किसी तरह का नुकसान न हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यही है कि हम लोग उस लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन कई जगहों पर दुनिया में आप जानते हैं कि जो बजट का पार्ट है 6% का, एक कई बार ये बात कही जाती रही है कि 6% एजुकेशन में जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, उस टारगेट को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं देख रहा था कि कोई उसकी बात भी की है संभवतः, जो रिटर्न देने होते हैं या उसका कोई अभी एग्जैक्ट डिटेल उसकी मुझे जानकारी नहीं। आपने कहा क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं, वो जो चलते हैं वो एलुमनी के बेस पे चला करते हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि सरकारी खर्च से ही नहीं चलते। दुनिया के बड़े बड़े अगर आप उनके बजट देखेंगे तो वो एलुमनी, उनके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट रहता है कि वो जो पूर्व छात्र है, यानी उनके पास जो इंडस्ट्री से पैसा आता है, रिसर्च के साथ जो पैसा आता है, वो बहुत बड़ा पैसा आता है। लेकिन आप अगर मेरे से पूछेंगे तो निश्चित ही सरकार को जो एक बैलेंस रखना पड़ेगा। जो सरकारी संस्थान है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, या ज़्यादा चमक दमक है, या ज़्यादा वो एक्चुअल में भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो उसमें फिर वो अगेन गैप आ जाएगा। हम लोग बहुत सालों तक, आपको मालूम है ना, ये बात करते रहे कि भारत में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था चलती है, और जब शुरू से ही आप अगर डिस्पैरिटी कर देते हैं तो वो बच्चा कंपीट कैसे करेगा बाद में? तो ये एक बहुत बड़ा मंथन है। हालांकि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जी, और उसमें कई नई बातें कही गई थी कि किस तरह से आप लोगों को तैयार करेंगे, किस तरह से उनका विजन बढ़ाएंगे, किस तरह से उसमें ज़्यादा इवन इंडियन लैंग्वेजेस को आप प्रमोट करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में आप पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आज भी आप देखिए, आज भी हमारे जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, चाहे वो IITs की बात हो, या IMM की बात करें, या आप और साइंस की बात करें, आईसर की बात करें, और जो तमाम, वो कहाँ से आए? वो सरकार
सरकारी क्षेत्रों से ही उभर के आए हैं। उस सरकार ने ही उनको डेवलप किया, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी ज़्यादा आगे जाने का एक अवसर मिला। ऐसे ही हेल्थ और एजुकेशन में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एजुकेशन में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज जो आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिजल्ट 10 साल बाद आएगा। हेल्थ में फिर भी आप इमीडिएटली देखते हो। हेल्थ में मान लीजिए अगर आपने अब दवाई सस्ती कर दी, अगर व्यक्ति 1 महीने बाद दवाई लेने जाता है तो उसको आपने बेनिफिट आ गया, है ना। लेकिन अगेन हेल्थ में भी मैं यही कहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, हालांकि सरकार ने एम्स सभी जगह पर बनाए, आप जानते हैं, लेकिन आप हकीकत क्या है, आज भी हम कभी अगर आप पीजीआई जाएं तो इतनी लंबी लाइनें होती हैं नासिर की, कॉरिडोर भरे पड़े होते हैं, इवन रैम्प भरे पड़ी। वो क्यों हैं? वो इसलिए है कि आज भी पीजीआई में हिमाचल से, हालांकि वहाँ एम्स बन गया बिलासपुर में, पंजाब में एम्स बन गया बठिंडा में, या हरियाणा में भी एम्स बन गया झज्जर में, अगर मैं ठीक हूँ तो, लेकिन वो उस लेवल तक पहुँच नहीं पाए। तो वो जो सरकार को अपने लेवल पे ये जो सोच है उस पर रखना चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अगेंस्ट कि भाई प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह से डेवलप हुई हैं, जो बेहतरीन उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, लेकिन भारत जैसे देश में हमें पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए बजट में प्रावधान चाहिए, या जैसे मैंने कहा कि CSR, वैसे ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं, एक योजना होती है जिसके तहत जो प्राइवेट बड़ी बड़े घराने हैं वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस और मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, अगर हम एक्चुअल में जो वो 2047 की बात आप कर रहे हो, क्योंकि देखिए जब तक आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने आपको बताया कि वो आज भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, उनको जब तक आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो शायद वो देश के विकास में अपना योगदान चाह के भी नहीं देंगे। ठीक है। हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। पंकज गुप्ता जी, अभी हम 15-20 मिनट और डिस्कशन में रहेंगे और आप जुड़े रहें तो बेहतर है सर। हमारी गुजारिश है आपसे, और अगर कोई आपको बहुत ज़रूरी कुछ काम है तो आप बता सकते हैं। बाकी अजय केडिया जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मार्केट एक्सपर्ट हैं अजय केडिया जी। किस तरह से अजय जी आपने आज के इस बजट को देखा है? मार्केट में जो एकदम से हलचल देखी गई, उसकी वजह क्या रही सर? नमस्कार। देखिए, मार्केट में हलचल नहीं, मैं बोलूंगा पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल है। इस समय में बजट को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसमें हमने देखा फिस्कल डेफिसिट को पिछले बार के मुकाबले कम रखा है, वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आप समझिए कि एक्सपेक्टेशन सबको बहुत अच्छी लगी हुई है बजट में कि क्या क्या नया निकल के आएगा, लेकिन इस बार आप देखोगे बजट का पूरा थीम रहा, वो इंटरनल थीम रहा है, एक्सटर्नल के अलावा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया, टेक्सटाइल, MSME पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट में भी हमने देखा, एनर्जी है, फाइनेंशियल रिफॉर्म, स्किल इंडिया, और एग्रीकल्चर में खास करके अगर हम देखते हैं तो जैसे कोकोनट, कोको, इन सब पे भी ना काम किया गया। हाँ, लेकिन जो ग्लोबल मैक्रोज बने हुए हैं वो लिटरली ज्यादा खराब है। उसको देखते हुए अगर मैं देखूं तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए ये बजट रखा गया है। तो आई थिंक काफी अच्छा रहा है। उम्मीद जितनी थी हमको उतनी नहीं थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अच्छा है। अच्छा, एक मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आप मार्केट से जुड़े व्यक्ति हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे हैं। ये जो हमारे देश में सोने चांदी का जो खेल हुआ है, एकदम से इतनी हाई कीमतें हो जाना, 4 लाख के आसपास सोना चांदी का पहुंच जाना, फिर एक 80 और एक 85 के आसपास सोने का 10 ग्राम के हिसाब से पहुंच जाना, फिर उसमें एकदम से गिरावट 2-3 दिन से लगातार नजर आ रही है। ये हुआ क्या है सर, हो क्या रहा है? देखिए, कोई इसमें ना, हम जैसे बोलते हैं गेम, वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली मेटल्स है। आप ये देखिए, आज से 20-25 साल पहले अगर सोना बढ़ता था तो एक आधा कारण होता था, लड़ाई हो गई तो सोना बढ़ गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रेट कट है, या फिर पैंडेमिक, तो एक आधे कारण होते थे। लेकिन 2022 से अभी तक आप देखोगे तो काउंट कर लीजिए, आपको जैसे लड़ाई है तो वर्ल्ड वॉर के बाद हमने सबसे ज्यादा लड़ाई 2022 से अभी तक देखी, चाहे रशिया यूक्रेन देखी है, US वेनेजुला है, US ईरान है, इजराइल ईरान है, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन जी, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ETF की बाइंग है, डी-डॉलराइजेशन है। ये सारे फैक्टर एक साथ आने की वजह से सोने में हमने जबरदस्त तेजी देखी। पिछले एक साल में 125% से ज्यादा की तेजी देखी। अब गिरावट क्यों आई है? तो पहला, फेड ने इस बार जो बैठक थी उसमें पॉज रखा है। दूसरा, नए फेड चेयरमैन जो है वो नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेशन पे है, बट पिछली बार 2008 से 11 के बीच में उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा इन्फ्लेशन को कम करने में। और देखिए, मार्केट को गिरने का कारण चाहिए था, तो हम बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद एक अनड्यू जो गेन आया है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना था। बट एक तरीके से 30-35% चांदी एक बार में टूटना,
ये कहीं ना कहीं सबके लिए शॉकिंग था। तो मुझे लगता है अभी और 2-4 दिन मार्केट मंदी में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म व्यू जो करंट फंडामेंटल को देखते हुए ठीक ठाक ही रहने हैं। ठीक है सर। पंकज गुप्ता जी, आप सर कुछ कहना चाहेंगे अभी तक के डिस्कशन को लेकर, और कोई खास बात आपके जहन में आ रही हो? बस नासिर जी, मेरा तो यही कहना है कि इस बजट ने आने वाले कुछ सालों की एक दिशा तय कर दी है। अब गवर्नमेंट एक ही फोकस को अपने डेवलपमेंट एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है, और मेरे को लगता है कि ये जो एजेंडा गवर्नमेंट ने चुना है ये सभी की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। आज हमें लग सकता है कि आज हमें त्वरित या कोई इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, परंतु अल्टीमेटली इस बजट से सभी की जिंदगियों में, सभी के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा। और मेरे को लगता है कि इसी तरह के बजट की हमें उम्मीद करनी चाहिए थी। और आज तो ये मार्केट गिरी है, पर जब ये मार्केट इस बजट की जब फाइन प्रिंट आ जाएंगे, इसको समझेगी, तो इसको जरूर चीयर करेगी, थम करेगी, और ये डेफिनेटली मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ जाएगी। गुरमीत जी, आखिरी प्रतिक्रिया आज के इस बजट को लेकर, क्या कुछ आपके जहन में आ रहा है? और पंकज जी कह रहे हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म की चीज़ें भी होती हैं, उस तरफ भी हमें देखना होता है, तो वो सारी चीज़ें इस बजट में नज़र आई हैं। देखिए, निश्चित ही किसी भी मामले में, चाहे वो जीवन हो या आप और कोई भी चीज़ होती है, उसमें एक विजन होना, एक उसमें कंसिस्टेंसी होना और एक सब्र होना, वो ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें कि वो नहीं आया, और एक देश के नाते हमें, एक नागरिक के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमें अपनी एक विश्वास रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन एक पूरा सिस्टम काम करता है, और हमारे देश में बहुत कमियां होंगी, बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें जीवन में ये रखना चाहिए कि हाँ, अगर हम उसको कोई योजना बनाते हैं तो चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने सोचा है और देखा है कि विकास हुआ भी है, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में राइडर यही है कि चीज़ें ज़मीन पर कितनी जल्दी आप ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार नासिर ये भी होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप अगर बहुत समय लेते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हम आज कह देते हैं चलिए किसानों की आय की बात हो जाएगी, चलिए धीरे धीरे कोई बात, लेकिन अगर हम कब तक इसे खींचेंगे, तो अल्टीमेटली हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश में जो लोग डिसएडवांटेज पोजीशन में हैं या जो लोग स्ट्रगल करते हैं, और उनका अपना योगदान है। मैं बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे कवि हैं, उनकी कविता में भी है ये कि वो सिर्फ अपना घर चला रहे हैं, वो तो अपने घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, बट असल में उनका देश चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। वो सोचते ही हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। उन लोगों तक उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, हम आगे जा रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, हमारे लिए आय आसान हो रही है। बहुत सारी सेक्टर्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। आप रिटेल में देख लीजिए, आप इवन मैं कई बार ये देखता हूँ ऊबर वगैरह में देख लीजिए, और चीज़ों में देख लीजिए, मतलब पहले की तुलना में डिजिटल इंडिया की हम बात करें, बहुत सुविधा भी हुई है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हैं जो छूट रहे हैं उस चक्कर में, उनका भी हम किस तरह से उनको भी इंक्लूसिव करें, उनको भी इंक्लूड करें उस पूरी प्रक्रिया में, जो बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते भी हैं। तो मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ, कभी भी मैं ये नहीं कहता। देखिए, विपक्ष का एक अपना तरीका, उनकी रटी रटाई भाषा होती है, सरकार की अपनी रटी रटाई भाषा होती है, लेकिन सच्चाई वो बीच में होती है कहीं पे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ योजनाएं जो इसमें अनाउंसमेंट हुई है, जैसे मैंने बताया हैंडलूम का है या गर्ल्स हॉस्टल का है या ट्रॉमा सेंटर का है, उसको हम अच्छा कर पाएँ, और जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले और उनका जीवन आसान हो। अजय केडिया जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, एक बात और आप बताइए कि आज के इस बजट के बाद मार्केट में किस सेक्टर को ज़्यादा बूम मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं आने वाले वक्त में? देखिए नासिर, एक चीज क्लियर है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो माइक्रो लेवल पे है अभी, क्योंकि जब तक माइक्रो स्ट्रांग नहीं होगा, धीरे धीरे मैक्रो में तो देखो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है एक तो स्किल सर्विस एंड एजुकेशन जहाँ पे फोकस थोड़ा बड़ा है। एग्रीकल्चर देखिए प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता ही है, और यहाँ पे हमने देखा एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट ने एक VCP जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, उनको सबको एक साथ लाने की कोशिश की है, जहाँ पे लॉजिस्टिक पे काम किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग पे काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है स्किल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है ही, जैसे टेक्सटाइल के अंदर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि स्किल, एग्री एंड टेक्सटाइल, ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ब्रॉडर के इस पे हम पकड़े, एनर्जी है, या फिर हम इस बार रेयर अर्थ मेटल के ऊपर भी बात हुई है, तो वो सब तो रहेंगे ही रहेंगे। कम
हैं और उसके बाद जल्दी से आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ जाएंगे। हमारे साथ गुरदीप जी जुड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम जल्द से डिबेट की शुरुआत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।